आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये चैप्टर जो है पहले चैप्टर से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप पहले चैप्टर 1 का वीडियो चेक करें, उसके बाद आप चैप्टर 2 देखें ताकि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाएगी। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, इसका ये मतलब होता है कि क्रिश्चियनिटी कैसे फैला पूरा दुनिया में। ठीक है, और चैप्टर 1 में था राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी की क्रिश्चियनिटी का उदय कहाँ से हुआ, यानी कि क्रिश्चियनिटी निकला कहाँ से। ठीक है, तो वो सारी बातें हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से स्प्रेड हुआ। ठीक है, पूरी दुनिया तक क्रिश्चियनिटी धर्म कैसे पहुंचा। और आई एम श्योर कि ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे होंगे वो मैक्सिमम उनका स्कूल जो होगा वो क्रिश्चियन स्कूल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप क्रिश्चियन स्कूल से हो तो आप अपने स्कूल का नाम और आप कौन से जगह से हो, अपने शहर का नाम मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। मिडिवल पीरियड इन यूरोप। ये मिडिवल पीरियड क्या होता है? तो हिस्टोरियंस जो होता है ना, हिस्टोरियंस उन्हें कहते हैं जो हिस्ट्री पढ़ता है। तो हिस्ट्री तो बहुत वास्ट होता है ना, बहुत बड़ा होता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को सिंपल बनाने के लिए ना, तो हिस्टोरियंस हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहले पीरियड को कहते हैं एंशिएंट पीरियड, दूसरे पीरियड को कहते हैं मिडिवल पीरियड और तीसरे पीरियड को कहते हैं मॉडर्न पीरियड। जो अभी चल रहा है ना, ये मॉडर्न पीरियड है। ठीक है, और एंशिएंट पीरियड जो बहुत पुराना था और मिडिवल पीरियड को कहते हैं मिडिल पीरियड। तो जो एंशिएंट और मॉडर्न के बीच वाले पीरियड है ना, उन्हें कहते हैं मिडिवल पीरियड। तो मिडिवल पीरियड इन यूरोप, अब ये यूरोप कौन सा देश का नाम है? तो यूरोप कोई देश नहीं है, ये एक कंटिनेंट का नाम है। लेट मी शो यू। हमारे अर्थ में ना टोटल 7 कंटिनेंट है। ये कंटिनेंट्स क्या होते हैं इसका डिटेल मैं आपको ज्योग्राफी के वीडियोस में बताऊंगा, बट यहाँ पर बस फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे अर्थ में 7 कंटिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला जो देख रहे हो ना यूरोप, तो इस यहाँ पे ही जो है वो मिडिवल पीरियड इन यूरोप, तो यहाँ पे ही हुआ था, यहाँ की कंट्रीज़ में ही। यहाँ पे कंट्रीज़ है लाइक पोर्तुगल, फ्रांस, रशिया, फिनलैंड, डेनमार्क। तो ये यहाँ की कंट्री के नाम है, ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम है। तो वहाँ पे हुआ था मिडिवल पीरियड में क्या क्या हुआ था, वो सभी चीज़ों को पढ़ेंगे अब हम। द मिडिवल पीरियड इन यूरोप वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशियंट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। तो एंशियंट से मॉडर्न वर्ल्ड का जो उसके बीच का जो पीरियड था उसे कहते हैं मिडिवल पीरियड। ठीक है, इट कवर अ स्पैन ऑफ अबाउट 900 to 1000 ईयर्स। और ये मिडिवल पीरियड जो था ना, ये कुछ 900 साल से 1000 साल के बीच में था, मतलब इतने साल का था मिडिवल पीरियड। फिर है दैट इज़ फ्रॉम द अर्ली 7th सेंचुरी क्राइस्ट एरा टू द अर्ली 16th सेंचुरी क्राइस्ट एरा, यानी कि 7th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक मिडिवल पीरियड था यूरोप में। दिस periodization, however, not universally accepted because of conflicting interpretation and opinion of historians and scholars. इसका ये मतलब हुआ कि जो हिस्टोरियंस थे ना, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग था। कुछ कहते थे कि नहीं 7th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में नहीं था मिडिवल पीरियड, और कोई कहते थे था। बट जो ज़्यादातर स्कॉलर्स यानी कि जो विद्वान थे ना, वो ये मानते थे कि 7th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक मिडिवल पीरियड था यूरोप में। ठीक है, आपको ये पहला पारा समझ में आ गया होगा, मिडिवल पीरियड इन यूरोप। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ, डिक्लाइन ऑफ द एंशियंट रोमन अम्पायर। डिक्लाइन मतलब खत्म होना, एंशियंट रोमन अम्पायर। तो रोमन अम्पायर कौन था, इसके किंग कौन थे, ये सभी के बारे में ना मैंने वो चैप्टर 1 में सारी चीज़ को कवर किया हूँ। ठीक है, तो अगर आपने देखा है चैप्टर 1 का वीडियो तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले वो चैप्टर देखें। ठीक है,
तो डिक्लाइन ऑफ द एंशियंट रोमन अम्पायर, रोमन अम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी कि ख़त्म कैसे हुआ रोमन अम्पायर, जो कि एक वक्त में पूरे दुनिया में कब्जा था इनका। The mighty Roman Empire, with which India has established important trade relations during the height of its power, began to disintegrate by the end of the 5th century Christ era. तो 5th century Christ era जब चल रहा था तो रोमन अम्पायर जो पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट फैले हुए थे वो ख़त्म हो रहा था। तो बस ये बातें हैं। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ द बारबेरियन इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब आक्रमण होता है, और बारबेरियन जो आक्रमण किए थे रोमन अम्पायर में, जिसके वजह से रोमन अम्पायर ख़त्म हुआ। तो ये बारबेरियन कौन लोग थे उसके बारे में यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रोमन अम्पायर था वो पूरी दुनिया में फैला था और उनका दबदबा पूरा था, उनका हर एक कोने कोने तक लगभग कब्जा था पूरे दुनिया में। फिर इनका डिक्लाइन होने का ये पहला रीज़न है कि इम्पैक्ट ऑफ द बारबेरियन इन्वेजन, जो बारबेरियन थे उनके आक्रमण से रोमन अम्पायर कमज़ोर होता गया। तो आइए अब पढ़ते हैं। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द फॉल ऑफ द ग्रेट अम्पायर वॉज द रिपीटेड अटैक बाय द वेरियस जर्मैनिक ट्राइब्स सच एज गोथ्स एंड वैंडल्स एंड द फ्रैंक। तो ये कुछ ट्राइब है, जर्मैनिक ट्राइब्स हैं, 3 मेनली नाम यहाँ पे दिए गए हैं, गोथ्स, वैंडल्स एंड फ्रैंक्स। तो ये तीनों जो है ना ट्राइब मतलब एक ग्रुप के लोग थे जो कि बार बार आके अटैक करते थे रोमन अम्पायर में, ठीक है। These raids are sometimes referred to as the barbarian invasion। तो बारबेरियन इन्वेजन का जो अटैक है वो किसे कहते हैं, तो ये जो मेनली 3 ट्राइब है ना, ट्राइब मतलब कुछ ग्रुप ऑफ लोग, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आके बार बार आक्रमण कर देते थे रोमन अम्पायर पे, तो इन्हें ही बारबेरियन इन्वेजन कहा गया। These invaders penetrated deep into the Roman territory and plundered and ravaged it। और ये जो इन्वेडर्स थे ना, जो आक्रमण करते थे, ये रोमन अम्पायर के बहुत अंदर तक घुस जाते थे और पूरे शहर को तहस नहस करके रख देते थे। इवन द मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ रोम वॉज नॉट स्पेयर्ड। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी था रोम का, तो उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी घुस के अंदर में पूरा तोड़ फोड़ और आक्रमण कर देते थे, मतलब कि पूरा तबाही मचा के वहाँ से चले जाते थे। These tribes gradually settled down and assumed control of the western part of the Roman Empire. The political and the economic crisis in the Roman Empire were the important reason for its downfall। और फिर ये जो इन्वेडर्स थे ये क्या करते थे, ये जो छोटे मोटे जो राजा होते थे रोमन अम्पायर के, उन्हें मार के वहाँ पर कब्जा कर लेते थे और वहाँ पे ये जो ट्राइब्स थे ये वहाँ पे रूल करने लगते थे। और दूसरा रीजन बताया गया है कि द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इन द रोमन अम्पायर वर अदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर इट्स डाउनफॉल। और रोमन अम्पायर जो डाउनफॉल किया उसका ये एक और रीज़न था कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल यानी कि वहाँ के जो राजा थे, और इकोनॉमिकल क्राइसिस मतलब पैसे का लेन देन, चीज़ का खरीदना बिकना बेचना, ये सब जो था ये सब बहुत अजीब सिस्टम हो गया था, जिसके कारण से रोमन अम्पायर डिक्लाइन कर गया था। बैजेंटाइन, बर्थ ऑफ अ न्यू अम्पायर। बैजेंटाइन एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ, बैजेंटाइन, ठीक है। इन 395 क्राइस्ट एरा द रोमन अम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो रोमन अम्पायर थे ना, जो पूरी दुनिया में जिनका कब्जा था, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। पहला था ईस्टर्न पार्ट और दूसरा था वेस्टर्न पार्ट। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन अम्पायर वॉज नोन एज बैजेंटाइन। इट कैपिटल वॉज कॉन्स्टेंटिनोपोल। अभी का जो प्रेजेंट है ना वो इस्तांबुल, ठीक है। इस्तांबुल वेट मैं आपको मैप में शो कर देता हूँ कि ये कहाँ पे था। देखो ये हमारा एशिया का मैप है, ठीक है। और जो टर्की है ना, तो टर्की आधा एशिया में है और थोड़ा सा पार्ट इसका यूरोप में है। तो लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे टर्की है और यहाँ पे आपको इस्तांबुल दिख रहा है ना, इस्तांबुल, इसी का पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये ईस्टर्न पार्ट था बैजेंटाइन एम्पायर का, ईस्टर्न पार्ट।
दी बेजेंटाइन अम्पायर वॉज ऑल्सो अटैक्ड बाय द बारबेरियन ट्राइब्स। तो बेजेंटाइन अम्पायर जो कि न्यू, जब ये हमने देखा ना बर्थ ऑफ अ न्यू अम्पायर, तो इसमें भी अटैक किए थे कौन, बारबेरियन ट्राइब्स जो थे, ठीक है, इस पे भी अटैक किए, बट इट प्रूव टू बी मोर रेजिलियंट देन इट्स वेस्टर्न काउंटर पार्ट। इट सक्सेसफुली विथस्टूड द ऑनस्लॉट्स एंड प्रिजर्व सम ऑफ द ग्रेट लेगेसीज ऑफ द ग्लोरियस रोमन अम्पायर। पर बेजेंटाइन जो थे वो, वहाँ का जो अंपायर था वो लड़ने में सक्षम था वो बारबेरियन ट्राइब से, ठीक है, और उतना कब्जा करने नहीं दिए बारबेरियन ट्राइब्स को। These Germanic tribes had, however, lived for more than a century on the borders of the Roman Empire। तो ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे ना, ये 100 साल से भी ज़्यादा रहे थे रोमन अम्पायर के जो बॉर्डर थे ना, अटैक, वो बार बार अटैक करते थे, तो वो अपना जो घर, सारा संसार था वो रोमन अम्पायर के बॉर्डर पे ही बना लिए थे, और मोर देन 100 ईयर्स तक वो लोग वहाँ पे रहे थे। रोमन अम्पायर्स एंड वर फेमिलियर विथ रोमन कल्चर। और वो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे वो बहुत फेमिलियर थे, मतलब बहुत अच्छे से जान चुके थे रोमन कल्चर को। दे वेयर सेमी सिविलाइज्ड, और वो लोग उतने सिविलाइज्ड नहीं थे, मतलब उतने पढ़े लिखे, उतना बुद्धि नहीं था उन लोगों को जो जर्मनिक ट्राइब्स के थे। एंड बॉट विथ दैम देयर ओन ट्रेडिशन एंड कल्चर, और फिर वो लोग अपना ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो करते थे। As the unity of Western Europe ended, new form of government and new center of power had to be found. One uniting factor was Christianity and the Roman Church. तो बाद में क्या हुआ कि सारे लोग जो थे ना वो वेस्टर्न यूरोप के, वो सभी ना क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो जो है वो खुद रोमन के जो राजा थे जो कि क्रिश्चियन धर्म को देखना नहीं चाहते थे। बट समय बीतता गया और एक राजा थे वो इतने प्रभावित हुए क्रिश्चियनिटी से, मतलब ईसा मसीह से, कि वो खुद को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिए थे, और बाद में जो है वो क्रिश्चियन धर्म बहुत स्पीड से फिर फैलना चालू हो गया था। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। The spread of Christianity was one of the most important developments in early medieval Europe. The Germanic tribe that overran Italy left the Church of Rome unharmed। तो जो जर्मनिक ट्राइब था जो कि हर जगह घुस के तोड़फोड़ कर देता था रोमन अम्पायर में, तो इटाली में ना वो चर्च को कुछ भी नहीं किया था। The church was allowed to retain its spiritual power over all the Christians। और कहीं ना कहीं वो जो ट्राइब्स थे वो सब भी थोड़ा सा प्रभावित हो चुके थे क्रिश्चियन धर्म से, इसीलिए वो लोग ना चर्च को कुछ भी नहीं किए, वो नहीं तोड़ते थे चर्च को। 400 क्राइस्ट एरा की बात है। मोस्ट पीपल इन यूरोप वर नॉन क्रिश्चियंस। विदिन 500 ईयर बाय अबाउट 900 क्राइस्ट एरा, तो जब 400 क्राइस्ट एरा में ना ज़्यादा लोग क्रिश्चियन नहीं थे यूरोप में, पर 500 साल के बाद यानी कि 900 क्राइस्ट एरा में मोस्ट यूरोपियन हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। और बहुत सारे लोग ना अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपनाने लगे। इन एवरी यूरोपियन स्टेट क्रिश्चियनिटी हैड बिकम द स्टेट रिलीजन। और हर एक स्टेट में जो क्रिश्चियनिटी था ना वो स्टेट रिलीजन हो गया था। जैसे कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी जो देश है, वहाँ पे जो धर्म है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट धर्म है जिसे वैल्यू दिया जाता है वो इस्लाम है वहाँ पे मेनली, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्रिश्चियनिटी हैड बिकम द स्टेट रिलीजन, यहाँ पे स्टेट रिलीजन बन गया था। The conversion of king or the feudal lord was usually followed by a mass conversion of his subjects। तो क्या होता था ना, जो किंग होते थे ना, किंग के तो बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो जब किंग अपना धर्म कन्वर्ट करता था ना, मतलब वो क्रिश्चियन जब बनता था, जो उनके जो फॉलोअर्स होते थे वो फॉलोअर्स भी बोलते थे कि नहीं, अब हमें भी, हमारे राजा बने हैं क्रिश्चियन तो हम भी बनेंगे क्रिश्चियन, ठीक है। और इस तरीके से उनके जो फॉलोअर्स होते थे वो सभी क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाने लगे। और मास कन्वर्जन का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक बार में कन्वर्ट होना। एज क्रिश्चियनिटी स्प्रेड, जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होता गया, द पावर एंड वेल्थ ऑफ द चर्च मल्टीप्लाइड, वैसे ही चर्च के पास पावर आने लगा और उसका वेल्थ यानी कि उनकी संपत्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगा। यानी कि चर्च के पास ना बहुत ज़्यादा पावर भी होता था और बहुत सारा धन दौलत भी होता था। Christian monks
fired by religious fervor, organized themselves into religious order. These order built great monasteries, where the monk stayed and pursued their religious mission. The monk also pursued the art of learning in all kind of subjects. तो जो क्रिश्चियन मॉन्क्स होते थे, जो मतलब ऐसे भिक्षु कहते हैं मॉन्क्स को, तो वो ना मिशनरी में जाते थे, मॉनेस्ट्रीज में जाते थे, और वो क्रिश्चियन धर्म के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ाई करते थे वहाँ पे, और वहाँ पे हर एक चीज़ सिखाई जाती थी. द मॉनेस्ट्रीज बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप, आर्ट, लिटरेचर एंड रिलीजियस स्टडी. और जो मॉनेस्ट्रीज था, बाद में वो धीरे धीरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज की बात होती थी, मतलब एक काइंड ऑफ स्कूल था. मैजेस्टिक चर्च वर बिल्ड इन एवरी टाउन एंड सिटी. और फिर जो चर्च है, मैजेस्टिक चर्च, वो हर एक छोटे छोटे टाउन और शहर में फिर बनने लगा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज द इंटरनेशनली रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड इवॉल्व फ्रॉम द मॉनेस्ट्रीज. और अभी जो दुनिया में वर्ल्ड फेमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो ये सभी ना इवॉल्व हुए हैं. मतलब कि पहले ये सब मॉनेस्ट्रीज था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चर्च के पास पैसा आते गया, वो इस ऐसे बिल्डिंग्स को, मॉनेस्ट्रीज को इवॉल्व करते गए, यानी कि इनमें इनको बड़ा करते गए, और अभी वो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सब, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़. As the wealth and power of the church increased, it became increasingly conservative and authoritarian. मतलब कि ऑथोरिटी बनाने लगा, मतलब ये चाहता, चर्च ऐसा चाहने लगा कि जैसा हम बोले वैसा ही होना चाहिए. ठीक है. डिमांडिंग फ्रॉम एवरी क्रिश्चियन अनक्वालिफाइड obedience, loyalty and total submission to its delegates. यार, इट्स नॉट डिक्टेट्स, इट्स डेलिकेट्स, इट्स डिक्टेट्स. ठीक है. मतलब कि जो भी बातें चर्च बोले ना, वो सारी बातें को फॉलो करना है. ये जितने भी ओबीडियंस है, मतलब जितने भी अनक्वालिफाइड क्रिश्चियन हैं उन्हें. ठीक है. तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा. फर्दर पार्ट को ना मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. दैट इज़ पार्ट 2. और आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा यहाँ तक एक्सप्लेनेशन. अगर किसी लाइन में आपको डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट को क्लियर करने का. ठीक है. और पार्ट 2 वीडियो कैसे आप एसेस कर पाओगे, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको वहाँ से पता चल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.